हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज मेरे पास जो लाइन है वो हम सीधे उसी की बात करते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप साफ नीयत से अपनी मेहनत जो है वो करते रहिए और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आइए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, आखिर वो था क्या? तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो वेयर हैज इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वो कहां पर मनाया गया है? तो याद रखिएगा कि पहला भारत का लाइट हाउस उत्सव जो है वो कहां पर मनाया गया है? वो मनाया गया है गोवा में। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा से संबंधित जो अभी रिसेंटली न्यूज चल रही है या जो चीजें अभी गोवा गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं उस पर देख लेते हैं। तो गोवा गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने आईवीएफ इलाज जो है वो क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। आईवीएफ क्या है इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने मायेम गांव के जैव विविधता एटलस का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं और अनुसंधान सुविधाएं जो हैं वो खोली जाएंगी। तो गोवा के बारे में आप क्या करिए, इतनी चीजों को याद रखिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये कि रिसेंटली एडीबी अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ $400 मिलियन टू विच कंट्री? हाल ही में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन का आवंटन किया है? सबसे पहले अगर एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी जो है वो क्या है? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी क्या है? एडीबी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी के स्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया है। टोटल मेंबर कंट्री की अगर बात करते हैं तो मेंबर कंट्री इसमें कितनी है? तो 68 कंट्री जो है वो करंट में इसमें मेंबर है। इसके हेडक्वार्टर की बात अगर हम करते हैं तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? और अगर हम इसके काम की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि आखिर एडीबी का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो याद रखिए, मेंबर कंट्री में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। बात समझ में आ रही है? तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि सर, एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966, मेंबर कंट्री जो है वो 68 हैं और काम जो है वो इसका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ में है और हेडक्वार्टर फिलीपींस है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की बात करते हैं कि एडीबी ने सर अभी हाल ही में क्या किया है? $400 मिलियन जो है वो प्रोवाइड किया है किसी कंट्री को। और वो कंट्री कौन सी है? तो वो कंट्री और कोई नहीं बल्कि अफगानिस्तान। बात समझ में आ रही? वो कंट्री कौन सी है? वो और कोई कंट्री नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ मेन मेन पॉइंट मैं बताता हूं, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हैं, आप जरूर देखिए कि यूएनडीपी क्या बोलती है। यूएनडीपी का एक कहना है कि अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में यूएनडीपी का ये कहना है कि 60 लाख से ज्यादा लोग जो हैं क्या है? विस्थापित। बात समझ में आ रही है? पहली चीज ये। दूसरा, इसमें अफगानिस्तान के बारे में आप याद रखिए, क्या याद रखिए? आप याद रखिए कि एक यूएन की रिपोर्ट है और यूएन के रिपोर्ट के आधार पर हम ये बोलते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पूरे विश्व में सबसे दमनकारी देश है। किसके लिए? महिलाओं के लिए।
बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि पूरे विश्व में यूएन रिपोर्ट के आधार पर अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में सबसे दमनकारी देश का अगर आप देखिए तो वहां पर दर्जा जो है वो किसको प्रदान कर दिया गया है, तो वो अफगानिस्तान को प्रदान कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखिए। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है मुझे अलग से बताने की आपको आवश्यकता नहीं, हम सभी देखते रहते, कहीं ना कहीं हमको इस प्रकार के केस जो है वो नजर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें और एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो अफगानिस्तान के किस शहर में होने वाली है, तो वो ताजिकिस्तान में होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट आप भी इसमें याद रख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है, तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ वॉर अगेंस्ट वेस्ट। राइट, तो यहां पर आप याद रखिए क्या, वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में किसे वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो है उसका एम्बेसडर बनाया गया है, तो आप वो याद रखिए कि किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है कैप्टन बना सिंह को। बात समझ में आ रही है? तो किसको एम्बेसडर बनाया गया, कैप्टन बना सिंह को एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अब ये वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो है वो आखिर है क्या, तो ये कचरे के विरुद्ध एक युद्ध की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो SHS 23 के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक जगहों पर, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल कॉलेज के आसपास चीजें हो गई, तो सार्वजनिक जगहों को कचरा मुक्त रखने के लिए ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तो उसको क्या किया जाएगा, वेस्ट फ्री रखा जाएगा। थीम ऑफ SHS 23 की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करें किसकी थीम की बात करते हैं कि सर थीम ऑफ SHS 23 जो है वो आखिर है क्या, तो वो याद रखिए यहाँ पर थीम ऑफ SHS 23 जो है वो आपको समझ में आएगी कि सर गार्बेज फ्री इंडिया, है ना। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि गार्बेज फ्री इंडिया जो है वो इसकी थीम है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि किसको जम्मू एंड कश्मीर में कचरे के विरुद्ध युद्ध के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो कैप्टन बना सिंह को नियुक्त किया है। बात समझ में आ रही है? दूसरा इसमें याद रखिए कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के प्रसिद्ध नृत्य की अगर मैं बात करूं तो JNK का जो प्रसिद्ध नृत्य है, ये अभी क्वेश्चन देखा गया है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम में ये पूछा गया। तो प्रसिद्ध नृत्य जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा है, वो है राउफ। ठीक, और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राउफ जनजाति के द्वारा, इसलिए इसको राउफ नाम दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है वो इसमें जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अंत्योदय दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हाल ही में हमने इसको सेलिब्रेट किया है। अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन फिल इन द ब्लैंक। भारत में प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये अंत्योदय का मतलब क्या होता है। अंत्योदय दिवस जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अंत्योदय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो बर्थ एनिवर्सरी या बर्थ के जो जन्म जयंती है, अगर हम बात करें जो जयंती है किसकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उस दिन हम क्या करते हैं, अंत्योदय दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। बात समझ में आ रही है? और इनका बर्थडे कब आता है, तो ये आता है हर साल 25 सितंबर को इनकी जयंती जो है वो मनाई जाती है, इसलिए अंत्योदय दिवस जो है वो भी कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है सर ये अंत्योदय का मतलब क्या होता है। अंत्योदय का मतलब होता है कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास।
बात समझ में आ रही है? कंट्री में डेवलपमेंट इस प्रकार का होना चाहिए, अंत उदय, है ना, अंत्योदय का मतलब है अंत, उदय मतलब अंत पर बैठे हुए व्यक्ति का भी आपको क्या करना है, उदय करना है। इस प्रकार से विकास जो है वो होना चाहिए। तो समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास, इसका मतलब होता है अंत्योदय। बात समझ में आ रही? और ये अंत्योदय की विचारधारा किसने दी? ये दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। बात समझ में आ रही है? अब अगर बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, तो भारतीय जनसंघ के को फाउंडर हैं। ठीक है, यहां पर याद रखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो भारतीय जनसंघ, ठीक है, क्या है ये को फाउंडर हैं इसके, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक, जो विचारधारा दी थी इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही दी थी। ठीक है, इसके क्या है, थिंकर या विचारक, ये पॉइंट भी आप इसमें याद जरूर रखेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अगर हम बात करें तो अंत्योदय की विचारधारा जो है वो उन्होंने दी है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने अगर हम बात करते हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में, है ना, एक पॉइंट और इसमें याद कर सकते हैं, तो ये याद रखिए कि यूपी गवर्नमेंट जो है उसने वर्ष 2018 में क्या किया है, जो यूपी में मुगल सराय स्टेशन है, उसका नाम चेंज किया, और उसका नाम क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है, तो वो किया गया है किसका, वो किया गया है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। बात समझ में आ रही है? तो इतने पॉइंट याद रखिए। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, व्हेन वाज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड, विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी 25 सितंबर को ही मनाया जाता है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। और सितंबर मंथ के अगर हम डे सेलिब्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5 सितंबर इंटरनेशनल चैरिटी डे के तौर पर है, 7 सितंबर इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डे के तौर पर है, 8 सितंबर जो है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, 9 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हिमालय डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है। 10th ऑफ सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। 14th ऑफ सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी डे के तौर पर है। 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंजीनियरिंग डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है। 16 सितंबर जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड बंबू डे जो है वो 18 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है। और 25 सितंबर जो है वो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और 25 सितंबर ही अंत्योदय दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक इतनी चीजें, इतने डे सेलिब्रेशन जो है वो सितंबर के अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, कुछ और भी डिस्कस किए हैं, तो उनको भी आप रिकॉल कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जागोरी एडेड टू यूनेस्को, एक साइट है, ठीक है, जागोरी एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड। जागोरी जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में जोड़ा गया है, यह किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, यह किस देश में स्थित है? यह ग्रीस में स्थित है। बात समझ में आ रही है? ग्रीस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो 2007-8 के टाइम ड्यूरेशन पर जो यूरोजोन क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस में जो यूएसए से स्टार्ट हुआ था, यूरोजोन तक उसका इंपैक्ट देखने को मिला था। वहां पर ग्रीस जो है उस पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रीस की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं यूएस के इंपोर्ट
एक्सपोर्ट पर टिकी थी कि ग्रीस जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता था उससे उसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही थी, क्योंकि यूएसए में रिसेशन था, उसकी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो गिर गई थी, तो उसने इंपोर्ट कम कर दिया, इंपोर्ट कम कर दिया तो ग्रीस का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया, इसलिए यहां पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। रीजन ओपन इकोनॉमी होने के कारण। तो ये वही देश है, लेकिन ये वहां से उभरा और वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो काफी बेहतर है। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है सर यूनेस्को की। तो यूनेस्को में अभी हाल ही में ग्रीस का जागोरी नामक जो एक प्लेस है उसको क्या किया गया है, उसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करें, यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भारत में जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं वो इंडिया में कितनी है, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो हैं वो हो गई हैं 42। ठीक है, और 42 साइट्स में जो 41 और 42 नंबर की साइट है उसको हाल ही में 2023 में ही उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया, शामिल किया गया है। और वहां पर अगर आप बात करते हो तो 41 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आएगा शांति निकेतन। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको कराए हुए हैं। और शांति निकेतन जो है वो कहां पर है, तो शांति निकेतन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आप याद रखेंगे कि सर 42 में 42 पोजीशन पर या 42 नंबर पर जो ऐड किया गया है जिस साइट को, वो है होयसाला मंदिर, होयसाला टेम्पल या होयसाला मंदिर। और ये कहां पर है, तो ये है कर्नाटका में। बात समझ में आ रही है? और वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं वो देखने को मिलती हैं, वो 42 हो गई हैं। और ये 41 और 42 नंबर वाले दोनों को 2023 में ही यहां पर शामिल किया गया है। आपके लिए जो यहां से क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि इंडिया की जो पहली साइट है वो कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर ऐड हुई और वो कौन कौन सी हैं, किस ईयर में उसको ऐड किया गया है। इतनी चीजों को आप मुझे क्या करेंगे, बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। विच वुमेन्स क्रिकेट टीम विंस गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द 2023 एशियन गेम्स। 2023 एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर किस महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। एशियाई खेल आपको पता है कहां पर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं चाइना में, होंगजू शहर पर। ठीक है, और वहां पर अगर आप बात करते हैं एशियन गेम की, तो एशियन गेम पर अगर आप देखेंगे क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे, तो क्रिकेट पर जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन सी टीम ने जीता है, वो जीता है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। बात समझ में आ रही है? और किसको हराकर, तो अगर आप ये भी याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए श्रीलंका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्या किया है, एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है। बात समझ में आ रही है? तो श्रीलंका को हराकर। क्लियर है? अब अगर मैं अभी तक के गोल्ड मेडल की बात करूं, यहां पर अगर मैं गोल्ड और बाकी टेबल की अगर मैं बात करता हूं, मेडल्स टैली की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की अगर बात करेंगे तो 53 गोल्ड जो है वो अभी तक वो जीत चुकी हैं। सिल्वर 29 हो गए हैं और ब्रॉन्ज मेडल उसके पास में 13 हो गए हैं। टोटल मेडल्स जो है, नंबर ऑफ मेडल्स, वो 95 है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जापान, उज्बेकिस्तान है, हांगकांग, चाइना। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने अभी तक 3 गोल्ड जो हैं वो जीते हुए हैं। ठीक है, 4 सिल्वर जीत लिए हैं, 7 ब्रॉन्ज जो हैं वो जीत लिए, और टोटल मेडल जो हैं वो 14 हैं। अभी गेम चल रहा है, लगातार हम मेडल जो हैं अलग अलग फील्ड में जीत रहे हैं, और ऐसे फील्ड में, ऐसे गेम में जीत रहे हैं जिस पर भारत ने आज तक मेडल या गोल्ड मेडल नहीं जीता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे ये आगे होगा, जैसे जैसे एशियन गेम खत्म होंगे, मैं फाइनल टैली रिपोर्ट जो है वो आपको वापस से बताऊंगा, और उसके बीच में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसके बारे में, इस सितारे के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूं, जितनी तारीफ करें उतना कम है।
बात समझ में आ रही है? रिसेंटली विच टीम बिकम फर्स्ट टीम टू हिट 3000 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? कौन सी टीम है जिसने 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? और वो और कोई भी नहीं बल्कि वो भारत है। कितने छक्के लगा दिए हैं भारत की अगर हम बात करें तो कितने? 3007 से ज्यादा छक्के जो हैं वो लग गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच जो है वो चल रहा है, तो आपको छक्कों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी ही आएगी। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे। वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। वेस्ट इंडीज के मैचेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया फिलहाल याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं तो विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जियोर्जियो नेपोलिटानो पासेस अवे एट द एज ऑफ 98? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वो कौन थे? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो हाल ही में केजी जॉर्ज पास्ड अवे एट 78। हु वॉज ही? केजी जॉर्ज का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन है? केजी जॉर्ज जो है वो एक फेमस फिल्म मेकर थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर आपसे ये पूछे तो आप बताइए कि सर वो एक फिल्म निर्माता थे, वो एक फिल्म मेकर थे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है और एक अवार्ड की बात कर रहा है कि हु विल रिसीव दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किसे मिलेगा? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये पुरस्कार जो है वो किसे मिलेगा? ये पुरस्कार मिलेगा वहीदा रहमान को। और वहीदा रहमान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वहीदा रहमान जो है उनकी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत काबिले तारीफ है। 90s के दौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने सिर्फ नाम भी इनका काफी था और 90s के दौर पर आप देखिए तो इनके मूवीज जो थी, इनका जो एक्टिंग का करियर था पूरा, वो बहुत ही शानदार था। अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो अभी इनको एक अवार्ड मिलेगा, कौन सा? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसकी घोषणा जो है वो अनुराग ठाकुर के द्वारा अभी कर दी गई है। और अनुराग ठाकुर की अगर बात करते हैं कौन से मिनिस्टर है वो, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने ये डिक्लेरेशन किया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 1972 में वहीदा रहमान को पद्मश्री पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था। और 2011 की अगर हम बात करते हैं तो पद्म भूषण पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड पर आप इनके कंट्रीब्यूशन को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तो नाम याद रखना है, वहीदा रहमान। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपके आसपास ही ये 64 योगिनी मंदिर जो है वो है, आपके आसपास ही है, लेकिन है ना थोड़ा सा पॉपुलैरिटी जो है वो इसकी कम हो गई है, लोगों तक इसकी विख्याता जो है वो पहुंच नहीं पाई है, यही विडंबना है ना। तो यहाँ जानकारी हमारे नॉलेज के आधार पर भी और बाकी चीजों के आधार पर भी ये जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ढूंढिए, इसके बारे में पढ़िए और इसके राइट आंसर जो है कि किस जगह पर है, किस राज्य पर है, आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके वो बता दीजिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।